गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आगे आप लोग आपका एग्जाम डेट क्या है? 26 जुलाई सर। 26 जुलाई, बड़ी लंबी डेट है यार। और इसकी जेई की सर शायद 18 मतलब 20 तक है कुछ, मतलब 15 से 20 ऐसी कुछ है। मतलब सारे एग्जाम आप जुलाई में ही होते हैं? बोर्ड हाँ से लेके बोर्ड के भी जो बच्चे होंगे जुलाई में। हाँ वो भी। हम प्रैक्टिस करते रहेंगे हर वीक एक एक पेपर की, तो काफी कुछ कर लेंगे। चलो, तो आज आपको जो टॉपिक करना है दैट इज योर वर्क एनर्जी, है ना। तो वन बाय वन में वर्क एनर्जी के 10 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व। हर दिन 10 क्वेश्चन होंगे वर्क एनर्जी के। मैं आपको क्वेश्चन लास्ट क्लास में क्या हमने सर्कुलर मोशन कर दिया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वर्क डन कैलकुलेशन पे, ये आपका इस तरह से है ना। एज एग्जांपल 1, इफ फोर्स इज इक्वल टू, है ना, आपको फोर्स वेक्टर दिया हुआ है x i कैप प्लस y स्क्वायर j कैप न्यूटन, है ना। किसी भी केस में फोर्स की वैल्यू ये दी हुई है एंड पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1, 2 to -3, 4, from coordinate 1, 2 to -3, 4, right? Find out work done. Find out work done. इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू है ना, कि फोर्स कितना लग रहा है और पार्टिकल यहां से हम फाइंड आउट। Sir, 22.67 joule. हाँ सही है, 68/3 जूल। इस केस में वर्क डन जो होगा वो 68/3 जूल है ना। हाँ सर। है ना। तो बस ऐसा है कि जब भी हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी। इतनी यूज कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। या हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी, और यहाँ पे आप फोर्स वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो। फोर्स वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे, है ना। और dr की जगह पे वी कैन राइट dx i कैप प्लस dy j, है ना। जो dr वेक्टर है इसको आप दो कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दो, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालो। यहां से वर्क डन की वैल्यू आपकी आ जाएगी x dx, है ना, प्लस आपका हो जाएगा y स्क्वायर इनटू d। और x और y दोनों की लिमिट इंडिविजुअली पुट कर दो। तो x की लिमिट जो होगी वो आपको हो जाएगा 1 से -3, एंड y की लिमिट जो होगी वो 2 से 4 होगी। जब आप सॉल्व करोगे और लिमिट पुट करोगे तो गेट दिस आंसर 68/3। हां, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 68/3। सिंपल हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका इस केस में ये हम इसको सॉल्व, है ना। ऐसे इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है एज ए एग्जांपल 2,
है ना। यहाँ पे एज एग्जांपल 2 आपको दिया हुआ है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगता है, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू y स्क्वायर i कैप प्लस x स्क्वायर इनटू j कैप न्यूटन, है ना। किसी बॉडी के ऊपर कितने अमाउंट का क्या लग रहा है, जैसे कि आपका फोर्स लग रहा है y स्क्वायर i कैप प्लस x स्क्वायर इनटू j कैप, है ना। कितने अमाउंट का इसका फोर्स लग रहा है आपका, तो आपको बताना है कि फाइंड आउट वर्क डन if body move from 0,0 to a comma a, है ना। 0,0 to a comma a, right, along a straight line, along a straight line. या अगर 0,0 से a comma a मूव करेगा along a straight line, तो 0,0 से a comma a तक जाने का वर्क कितना, सर के ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है क्या? ये के नहीं y और x ए नहीं आएगा, उसमें y और x नहीं आएगा ना आंसर में, आपके आंसर में a के टर्म्स में आपको अच्छा 0,0 से कॉमा a तक पहुंचाना है। जब लिमिट पुट कर देंगे तो a के टर्म्स में आंसर है। सर 2 के ए क्यूब है। नहीं ये भी नहीं आ रहा, 2a क्यूब भी सही नहीं आंसर। देखो ये जो दोनों फोर्सेस है ना, इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है ना। ये जो फोर्स जो मैंने पहले दिया था, इट्स ए कंजर्वेटिव फोर्स,
है ना। ये जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव, है ना। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो इसकी वजह से पाथ मॉर्गन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो कोई भी पाथ फॉलो करे, अगर यहाँ से जा रहा है किसी भी पाथ से, वर्क की वैल्यू सीधे आपने निकाली। लेकिन ये जो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है ना, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है मतलब कि आपका नॉन कंजर्वेटिव, है ना। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क होगा, दिस इज पाथ डिपेंडेंट, है ना। इट विल डिपेंड ऑन द पाथ। और ये कैसे हम चेक करेंगे कि कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, तो एक कंजर्वेटिव टेस्ट होता है कोई भी केस में, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव चेक करने के लिए वी परफॉर्म वन कंजर्वेटिव टेस्ट। और कंजर्वेटिव टेस्ट सिंपल सही होता है कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो dfx by dy should be equal to dfy by dx, है ना। दिस इज नोन एज ए कंजर्वेटिव टेस्ट, है ना। कि कोई भी फोर्स कभी भी कंजर्वेटिव तब होगा जब फोर्स के रिस्पेक्ट में x कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे और y को जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों इक्वल है, ये फोर्स कैसा हो जाएगा सके आपका कंजर्वेटिव। तो आपको पता है यहाँ पे अगर इस x को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 0 आ जाएगा, और y को x के रिस्पेक्ट में करें तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये फॉलो कर रहा है ना, मतलब ये चीज क्या है सके आपकी कंजर्वेटिव। लेकिन वो चीज इस केस में नहीं आ रही। इस केस में x कंपोनेंट को जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2y है, और जब इस y कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2x है, दोनों इक्वल नहीं है ना। तो ये फोर्स कैसा है कि आपका नॉन कंजर्वेटिव। और देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसने बोला है कि 0 0 से a पहुंचा अलोंग ए स्ट्रेट, तो सीधे ऐसे चला जाए भाई, पहला ओरिजिन का पार्टिकल था और इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो a, है ना। इस लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव करके 0,0 से कहां पहुंच गया सके आपका a, तो इसके बाद आपको है कि जो वर्क की वैल्यू होगी, फॉर्मूला तो आपका लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr, है ना। और फोर्स की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, dr सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से जो वर्क की वैल्यू होगी ये आपकी इंटीग्रेशन ऑफ की हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ आपकी हो जाएगी आपकी y स्क्वायर इनटू dx, है ना, प्लस आपका हो जाएगा x स्क्वायर इनटू dx, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है ना, कि भाई इसको जब हम इस तरह से करेंगे तो y स्क्वायर इनटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इनटू dy, राइट। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर पाते तब तो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है। इस तरह से अगर हम इसको इंटीग्रेट कर पाते तो फोर्स कौन सा होता, कंजर्वेटिव, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब यहां पे आके हम अटक जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो सिंपल सा ध्यान रखना, इसने पाथ दिया हुआ है कि इस पाथ को ये फॉलो करना 0 0 से a, a का, मतलब इस स्ट्रेट लाइन में y और x का इक्वल होना है, मतलब जिस पाथ के लॉन्ग जा रहा है उस पाथ के लॉन्ग y की वैल्यू किसके इक्वल हो सके आपके x। तो सिंपल सा बोलेंगे इस पाथ के लॉन्ग y x के इक्वल, और अगर y x के इक्वल होगा तो dy by किसके इक्वल हो जाएगा, dx। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, y और x इक्वल होंगे और dy और dx भी क्या होंगे सके आपके इक्वल होंगे। यहां से वर्क की वैल्यू आएगी, वर्क की वैल्यू जस्ट हम लिख लेंगे x स्क्वायर इनटू dx ट्वाइस, है ना। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों टर्म सेम ही हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे। और अब आप x की लिमिट पुट कर दो, तो x जो चेंज हुआ है वो 0 से a तक हुआ है ना। तो इसमें वर्क की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 2a क्यूब बाय, है ना। अगर इस पाथ से के लॉन्ग उठ जाए तो इस केस में वर्क की वैल्यू थी, अगर ये पाथ चेंज करता तो वर्क की वैल्यू भी क्या रहती है जैसे कि आपकी चेंज हो जाए। तो हर पाथ के लिए वर्क अलग अलग होगा, क्योंकि ये जो फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है, फोर्स कैसा है जैसे आपका नॉर्मल, राइट। तो इस तरह से इसको, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कभी भी कंजर्वेटिव आपको चेक करना हो कि फोर्सेस कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो जस्ट इस चीज को हम यूज करें, हां। This way we can attempt.
ठीक है, ये आपका आ गया एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 हमने कर लिया, दोनों काफी इंपॉर्टेंट, एक कंजर्वेटिव है, दूसरा क्या है आपका काउंटर। हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे, है ना। एग्जांपल नंबर 3 भी फोर्स कैलकुलेशन का ही है। एग्जांपल नंबर 3 भी है, इट इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। है ना, यहाँ पे हम जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 में ऐसा दिया हुआ है कि इफ फोर्स इज इक्वल टू, किसी भी केस में आपको दिया है कि जो फोर्स है इट इज इक्वल टू द 2t स्क्वायर। The force as a function of time आपको दिया हुआ है, force is equal to 2t square, है ना, is applied to 2 kg block, is applied to 2 kg block। किसको ये अप्लाई हो रहा है, जैसे आपके 2 kg block is applied to the 2 kg block, है ना। Then find out work done, find out work done, right, in 2 seconds। हाँ, क्या आपको निकालना है, find out the work done in 2 seconds, right, at t is equal to 0, body is stationary या block is stationary, है ना। भाई t is equal to 0 ब्लॉक क्या है, आपके स्टेशनरी। तो 2 सेकंड में इसमें कितना वर्क है, सर 64/9 जूल। हाँ 64/9 जूल सही आंसर है ना। इसका जो आंसर होगा इस टाइम में 64/9 जूल है ना, बिल्कुल सही था। इसका जो आंसर होगा 64/9 जूल है ना, बिल्कुल सही। ये वर्क डन इस प्रोसेस में जो होगा वो 64/9 जूल है ना। सिंपल सा आपको फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको पता है वर्क डन की वैल्यू जो होती है ये आपकी होती है इंटीग्रेशन ऑफ f into dx। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है 2t स्क्वायर, आप यहाँ पे dx को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले आओ, तो आपको इस फोर्स से एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्सप्रेशन इक्वल टू हो जाएगा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कर देंगे यहाँ से ये टी स्क्वायर आ गया, यहाँ से जो डीवी की वैल्यू होगी वो टी स्क्वायर इंटू डी क्यूब, और इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, किसी टी टाइम में आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, v आपका आ गया टी क्यूब बाई 3, और ये जो v होता है ये dx बाई dt होता है, तो यहाँ से dx की वैल्यू हम टाइम पे ट्रांसफर करते हैं ना, तो ये इसको यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, और इसको जब यूज करेंगे तो dx की वैल्यू को जस्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे t क्यूब बाई 3, है ना, into dt आ जाएगा, है ना। तो इसको आप फिर इंटीग्रेट कर, और टाइम की लिमिट आपको दी हुई है 0 से 2 सेकंड,
हाँ, ये टाइम की लिमिट है वो कितनी हो सकती है आपके 0 से लेके 2 सेकंड, उसे हम निकाल सकते हैं, है ना। या आप इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, बात वही है। तो सीधे हम सॉल्व करेंगे तो 64/9 आंसर आएगा। इससे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 64/9। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। एज एग्जांपल 4, यहाँ पे एज एग्जांपल 4 आप ले लेना। इस ये भी वर्गन कैलकुलेशंस थे, किस तरह से वर्गन क्या करेंगे, जैसे कि आपका कैलकुलेशन। वी कम टू द एग्जांपल 4। देखो एग्जांपल 4 में ऐसा दिया हुआ है कि दिस इज अ वेज, है ना, और इस वेज का एंगल इज गिवन, है ना। एंगल कुछ गिवन नहीं है, बल्कि एंगल आपको थीटा दिया हुआ है ना, और इसके ऊपर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है मास। ब्लॉक का मास आपको दिया हुआ है 1 kg, और ये पूरी चीज एक्सलेट हो रही है ना। ये पूरी चीज क्या हो रही है, जैसे आपके एक्सलेट, और एक्सलेशन की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है ना। ये आपको दिया हुआ है, और उसमें दिया हुआ है कि ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन वेज, कि ब्लॉक जो है वेज के ऊपर स्लिप नहीं करता। देन फाइंड आउट work done by normal force on block in √3 seconds, in √3 seconds, है ना। और जो वर्क डन निकालना है इन ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है। The word block does not slip on wedge, then find out work done by normal force on block in √3 seconds. In √3 seconds में कितना हुआ है ना, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, इस नॉर्मल फोर्स की वजह से आपको हुआ। सर 150।
हाँ 150 सही आंसर है। नॉर्मल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो आपका 150 न्यूटन है ना, बिल्कुल सही है। नॉर्मल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा दैट इज 150 जूल है। सिंपल सी है कि भाई n का ये वाला कंपोनेंट तो वर्क करेगा n sin थीटा, और वर्क डन इन ग्राउंड फ्रेम अगर हम ले लेंगे तो वर्क डन इन ग्राउंड फ्रेम जस्ट आपका ये आ जाएगा n sin थीटा इनटू हाफ रेडियस है ना। वर्क डन बाय द ग्राउंड फ्रेम में अगर हम लेंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी n sin थीटा इनटू हाफ रेडियस है ना, ये हम लिख सकते हैं सर, राइट। और आपको ये भी चीज पता है कि n sin थीटा इनटू इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करने वाला जो फोर्स है वो n sin थीटा ही तो है। तो n sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसी n sin थीटा की जगह पे वी कैन यूज द मास इंटू एक्सप्रेशन है ना। जस्ट आपको आगे कि ma इनटू हाफ रेडियस स्क्वायर आपका आंसर होगा, जैसे आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फिर है ना। तो जस्ट फोर्स की वजह से आपको वर्क निकालना है, सिर्फ उसी पे हम फोकस करें, बाकी सब कुछ भूल जाए। n sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क, और ये n sin थीटा मास इंटू एक्सप्रेशन, क्योंकि उसी वजह से तो आगे जा रहा है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे 150 मिलेगा, दिस आंसर इज द 150। ये आपका एग्जांपल 4, एग्जांपल 5 पे आ जाओ। We can come to the example number 5. Example number 5 ये है कि a body of mass 1 kg है ना, a body of mass 1 kg, right, having potential energy U is equal to, having potential energy U is equal to x minus x square है ना, having potential energy is equal to x minus x square, right. If its speed at origin is 2 meter per second, then find out speed at equilibrium position. Equilibrium position. फिर इसकी स्पीड ऑरिजिन पे 2 मीटर पर सेकंड है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसकी स्पीड क्या होगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है x दिया हुआ है, मास 1 कीजिए एंड 2 मीटर पर सेकंड स्पीड। सर 4 मीटर पर सेकंड है। आप 4 मीटर पर सेकंड आंसर नहीं, 4 मीटर पर सेकंड इज नॉट करेक्ट।
सर सेम ही रहेगी क्या स्पीड? 2 ही है क्या? नहीं 2 सही नहीं है, 2 भी नहीं है? चेंज होगी। देखो इसमें इस तरह सॉल्व करेंगे हम इससे। आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ था, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। सबसे पहले आपको निकालना होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई ये जो भी होगा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, f इक्वल टू माइनस ड्यू बाई dx से तो हो जाएगा, ये हो जाएगा चलिए आपका -1 + 2x इक्वल टू 0। कि जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वहां पे ड्यू बाई dx की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू हाफ पे इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे x की वैल्यू हाफ होगी वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम का नेचर क्या होगा, कि भाई नेचर मतलब अनस्टेबल या स्टेबल, तो डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे इसको डबल डिफरेंशिएट करके d स्क्वायर u बाय dx स्क्वायर है ना, एक बार अपना डिफरेंशिएट कर दिया इसे और इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -2 है ना। तो आपका डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो जाए मतलब u की वैल्यू जो है वो मिनिमम है ना। u जो है नेगेटिव आने का मतलब है कि उस पोजीशन में u की वैल्यू क्या है, सच्ची आपकी मिनिमम, राइट। और अगर मिनिमम है मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। ये ध्यान रखना इसमें कि पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लिया, या आगे डबल डेरिवेटिव करके u की वैल्यू मिनिमम प्रूव है ना। u जो होगा इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो करते से आंसर है ना। तो ये आपने निकाल लिया आपका इस तरह से। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा पर ये नेगेटिव है तो u मैक्स होगा, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम होता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। क्या अनस्टेबल, हम इस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं बल्कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेगेटिव आया तो अनस्टेबल, अगर वो पॉजिटिव आता तो स्टेबल, u की वैल्यू मैक्स है। इसके बाद आप थोड़ा ध्यान दो, जो भी हम बात कर रहे हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स की तो बात कर रहे हैं, मतलब k एंड u का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, सबसे आपका कांस्टेंट। तो मैं पहले ले लेता हूं ऑरिजिन पे, तो ऑरिजिन पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 1 * 2 स्क्वायर, और ऑरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, जहां x 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जितना ऑरिजिन पे होगा उतने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो आपको निकालना है ना। और इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी हम इस हाफ को पुट करके निकाल सकते हैं। अगर मैं इस हाफ को यहाँ पे पुट कर दूं तो इक्विलिब्रियम में क्या आ जाएगा, चलिए आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ये आपका 1/4 आ जाएगा है। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि भाई ये सारा कुछ यूज करके k एंड u का सम कांस्टेंट कर दो। ऑरिजिन पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, और इक्विलिब्रियम पोजीशन x की वैल्यू हाफ हमने पुट कर दी है ना। तो इसको आप सॉल्व करो तो इससे आपकी v की वैल्यू आ जाएगी है ना। इसको सॉल्व करके देखो v कितना आ रहा है, √3.5। हाँ इससे आपका आंसर आ जाएगा कि ऑरिजिन पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, √3 मीटर। तो इस क्वेश्चन से कई चीजें हमने क्लियर की, इक्विलिब्रियम उसका नेचर, और कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, इसके आपका अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हमने किया, ये आपका ये हमने ये एग्जांपल नंबर 5 हो गया। ऐसे एग्जांपल नंबर 6 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में हम वर्क में थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये आपका कोई इंक्लाइन प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस एंगल इज थीटा, और यहां से हम एक ब्लॉक को रिलीज करते हैं है ना। यहां से हमने एक ब्लॉक को क्या किया, रिलीज किया, और इस ब्लॉक की जो हाइट है वो h,
है ना, सरफेस रफ है, ये भी रफ सरफेस है कॉएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और ये भी रफ सरफेस है कॉएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको पता है कि यहाँ से रस रिलीज करेंगे तो नीचे स्लाइड करेगा और अल्टीमेटली जाके कहीं पर रुक जाएगा, है ना, अल्टीमेटली कहीं पे जाके ये रुक जाएगा। तो आपको बताना है कि फाइंड द distance it moves on horizontal surface, horizontal surface before coming to rest, coming to rest। रेस्ट में आने से पहले ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में कितना डिस्टेंस ये है, अल्टीमेटली अगर यहाँ पे रुक जा रहा है तो इस x की वैल्यू kind of distance it moves on horizontal surface। सर h इंटू म्यू कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन म्यू, दोबारा से। अभी तक ठीक कर रहे हो, मेरे पास जो इसका आंसर है वो ये h इंटू, है ना, h इंटू 1 बाई म्यू माइनस कॉट थीटा, ये आंसर चेक करो आप इसे। h इंटू 1 बाई म्यू माइनस क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है ये आपको, आपको इसमें यूज करना है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पोजीशन और इस पोजीशन में यू विल हैव टू यूज द वर्क एनर्जी, और वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क का जो सारे टोटल होते हैं जो डेल्टा के इक्वल होता है। तो जब ये यहां से यहां तक की जर्नी में आएगा तो वर्क डन बाय द वेट हो जाएगा mgh, यहाँ पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन होगा, आपको द फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी म्यू mg कांस्टेंट, है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आपको हो जाएगा h बाई sin। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो आपका जाएगा माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू h बाई sin, है ना। ऐसे ही यहाँ पे जब होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू mg क्योंकि नॉर्मल चेंज। तो वर्क डन अगेन सर म्यूट हो गया आप। रस से काम आ गया आपका रस। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करने आना चाहिए, ये वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये जो x की वैल्यू होगी ये आपकी दूसरा सम सॉल्व, है, ये आपके सही आंसर है। एग्जांपल नंबर 6।
एग्जांपल देखते हैं। देखिए ऑप्शन है ना, ये आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। एग्जांपल नंबर 7 है ना, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 आ गया। एग्जांपल नंबर 7 में ऐसा है कि इस तरह से कोई पुली है और पुली से एक कोई 2 kg का ब्लॉक फ्लोर पे ऐसे रखा हुआ और यहाँ पे कोई स्प्रिंग और इससे कोई ब्लॉक है नहीं, एम मास। स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपको दिया है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन 100 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन पर मीटर, राइट। आपको बताना है कि फाइंड द मिनिमम m, find the minimum value of small m so that 2 kg block just lift up, just lift it, है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ताकि 2 kg ब्लॉक जस्ट ऊपर हो? m की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल? दो सौ हाँ 200 है। 200 तो बहुत ज्यादा है यार, ये 2 kg है। स्मॉलर मास की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ताकि इसको ऊपर उठा? तो कहीं भी कोई आंसर नहीं। हाँ क्या आंसर आ रहा है इसका? देखो जब भी ये मिनिमम वर्ड यूज हो ना तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। जब भी मास की इसने मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है ना तो इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? जैसे आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि आपने रेस्ट से इसको रिलीज किया और
ये किसी एक्स डिस्प्लेसमेंट आके फिर से रेस्ट पे आता है ना, रेस्ट से वापस किस पे, एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद ये फिर से रेस्ट पे, तो हम ये निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक के बीच में विल अप्लाई द वर्क डन। तो वर्क डन बाय द वेट हो गया, वर्क डन बाय द वेट हम लिख देंगे mgx, स्प्रिंग एक्स से स्ट्रेच होगी माइनस हाफ की एक्स, ये दो वर्क तो होंगे, वेट वर्क करेगा और स्प्रिंग फोर्स जो होगा उसकी वजह से वर्क हो जाएगा माइनस हाफ, और ये डेल्टा के इक्वल हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से हम रेस्ट पे पहुंचा देंगे। भाई मिनिमम मास का मतलब है कि रेस्ट से जब वापस ये रेस्ट पे आएगा उस टाइम अगर ये लेफ्ट हो जाए तो उस केस में मास जो रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, आपकी मिनिमम, है ना। अदरवाइज अगर ये किसी v वेलोसिटी पे होगा फिर इसको लिफ्ट कर रहा है तो फिर मिनिमम मास नहीं होगा। ये रेस्ट से अगर रेस्ट पे आ जाए उस टाइम अगर इसने इसको लिफ्ट कर दिया तो उस टाइम जो मास रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, मिनिमम। क्या सब देखो किस उस इंस्टेंट पे x की वैल्यू आ जाएगी ना, स्प्रिंग में स्ट्रेच कितना होगा, तो x जो होगा वो 2 mg बाई क्या, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 mg बाई, मतलब अगर रेस्ट से रेस्ट आ गया तो x की वैल्यू 2 mg बाई k होगी। और एक बार आपको पता है कि अगर x कितना है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की x, और चूंकि सारी चीजें मासलेस तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वही यहाँ पे टेंशन हो जाएगा। मासलेस में चीजें चेंज नहीं होती है ना, सारी चीजें मासलेस, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वही सिस्टम में क्या होगा, टेंशन हो जाएगा, और ये टेंशन तो उसको ऊपर उठाएगा। तो आपको ना ये इसको ऊपर तब उठाएगा जब ये स्प्रिंग फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर, लिफ्ट तब होगा जब kx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इस केस में 20 न्यूटन, हाँ इसको लिफ्ट तब करेगा जब x की वैल्यू क्या देंगे आपकी 20 न्यूटन, और यहाँ से x की वैल्यू हम जानते हैं, हाँ यहाँ से x की वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उस सिस्टम में मिनिमम के लिए x की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी, अल्टीमेटली यहाँ से आ गया कि स्मॉल m जो मास आएगा ओमेगा से बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और ये जो मास आएगा वो 1 kg होगा, है ना, कि 1 kg से अगर कम ये मास होगा तो इस पे लिफ्ट कर नहीं पाए, है ना, हाँ लेकिन 1 kg से अगर ज्यादा मास होगा तो इसको ऊपर उठाना है, तो मिनिमम मास जो है इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे आपका 1, तो ये इसका आंसर। तो जब भी इस तरह से लिमिटिंग केस आए तो इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, वर्क जब मिनिमम वर्ड यूज कई बार स्टूडेंट इसमें गलती ये करते हैं कि यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम करना, kx वेट को बैलेंस कर रहा है तो उससे तो दोनों मास सेम ही आएंगे, है ना, वो मास कुछ उस पे लिफ्ट तो हो जाएगा लेकिन वो मास मिनिमम के लिए हमेशा हम क्या अप्लाई करेंगे, वर्क एनर्जी। ये हो गया एग्जांपल नंबर 7। ऐसे एग्जांपल नंबर 8 भी इससे रिलेटेड है, हाँ एग्जांपल नंबर 8 भी इससे रिलेटेड है, कई बार एग्जाम में आता है भी। देखो एग्जांपल नंबर 8 ऐसा है कि ये कोई रफ सरफेस और इस पे दो ब्लॉक रखे, ये रफ सरफेस पे देयर इज 2 ब्लॉक्स, है ना, एक आपका स्प्रिंग से एक दूसरा ब्लॉक और अटैच, है ना, इसका मास m1 है, इसका मास m2, और ये सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, यहाँ पे हम फोर्स F लगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स क्या अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपका F, है ना, तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स टू मूव बोथ ब्लॉक, बोथ, मिनिमम फोर्स कितना लगाएं ताकि दोनों ब्लॉक मूव करें, है ना, इसमें अगेन मिनिमम वर्ड आ गया, सेम ऐसे क्वेश्चन, मिनिमम फोर्स टू मूव बोथ ब्लॉक। मिनिमम फोर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में बिना चेंज किए हुए अगर हम इसको मूव कर दें तो फोर्स रिक्वायर्ड क्या होगा, उसके लिए आपका मिनिमम।
सर न्यू m1 प्लस m2 बाई 2g। ये तो नहीं आ रहा। इसमें वही जैसे यहाँ मैं फोर्स लगाऊंगा, ये मूव कर लेगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स चला गया और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहीं भी आपने काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया, बहुत स्लोली इसको अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें एक्स से, तो जब हम एक्स से शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे kx इतना प्रोड्यूस होता है ना, जो कि इसके फ्रिक्शन को ओवरकम है ना। तो उस टाइम जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, मतलब कि आपका मिनिमम है ना, क्योंकि इसकी मूव करने की कंडीशन वही तो है कि जो kx होगा ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर न्यू एम2 है ना, कि अगर ये कंडीशन अप्लाई करें तभी मूव करेगा। और मिनिमम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एफ को हम बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ लेके विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो उस केस में जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, जैसे आपका मिनिमम। तो मैं इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में वर्क डन बता देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन बाय द फोर्स तो एफएक्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हो गया, माइनस हाफ kx, और फ्रिक्शन भी वर्क करेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क हो गया म्यू m1 इनटू डिस्प्लेसमेंट x है ना। आप समझना कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जो वर्क हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स भी चेक करेगा काइनेटिक नेचर का म्यू m1g इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इस सब का सम 0 होना चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं करने है, राइट। अब ये एक एक्सप्रेशन आ गया, एक एक्सप्रेशन आपका ही आ है ना, यहां से x की एक पावर तो कैंसिल हो गई और यहाँ पे kx की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो फोर्स आएगा वो मिनिमम होगा। इससे कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम इसको मूव नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, जिससे आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। वही है सर, न्यू जी m1 प्लस m2 बाई 2। दोनों के नीचे 2 नहीं आ रहा है ना, जैसे फोर्स की जो सिर्फ मिनिमम वैल्यू सिर्फ m2 बाई 2 सर, सिर्फ m2 बाई 2। अच्छा हम वही मैं बोला, सिर्फ m2 के नीचे आ रहा है, मतलब म्यू m1 into g प्लस म्यू m2g by 2 ये आ जाएगा है ना, पूरे के नीचे 2 नहीं आ रहा है, थर्ड के पूरे के नीचे 2 आ रहा है, तो दैट इज द मिनिमम फोर्स। और ये फोर्स इस फोर्स से कम है, म्यू m1 प्लस m2 into g। नॉर्मल केस में स्टूडेंट ये आंसर, ये मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा, फोर्स इज इक्वल टू टोटल फ्रिक्शन, यहां पे तो फ्रिक्शन लग जाएगा ना, म्यू into m2, तो ये फोर्स के आंसर देते हैं, लेकिन ये नहीं सही है ना, ये मिनिमम फोर्स नहीं है। इस फोर्स पर मूव कर रहा होगा तो इस सिस्टम में कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो मिनिमम का मतलब कहीं भी कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है, ये मिनिमम फोर्स है, म्यू m1g प्लस म्यू m2g by 2 ये करते हैं, बस बस हम इसको अटेंड ये भी दोनों क्वेश्चन काफी है ना। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 8 9 पे आ जाते हैं हम, है ना। इसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है ना, एक पावर का क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9। पावर सप्लाइड टू ब्लॉक of 1 kg is T is equal to 1.5 into T square. Power supplied to a block of mass 1 kg, mass 2 kg. Power supplied to a block of mass 2 kg is 1.5 into T square. If at T is equal to 0, U is equal to 0, then find out speed. Speed आपको बताना है at time T is equal to 2 seconds. T is equal to 2 seconds. वे 2 सेकंड में इसकी स्पीड
सर 2 मीटर पर सेकंड। लेट मी चेक। हाँ 2 मीटर पर सेकंड सही है। स्पीड जो होगी वो 2 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा है। आपको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, dw by dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 into t स्क्वायर। यहाँ से वर्ग निकाल लो आप, तो dw की वैल्यू हो जाएगी 1.5 t स्क्वायर into t, है ना। तो हम वर्क निकाल लेंगे पूरे प्रोसेस में। वर्क की वैल्यू 0 से लेके 2 सेकंड तक आप निकालो। आगे जो वर्क होगा ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा हाफ m into v स्क्वायर माइनस 0 के चेंज के तो ऐसा पाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू 2 मीटर है ना। v की वैल्यू क्या हो जाएगा कि आपकी 2 मीटर। ये भी पावर के क्वेश्चंस को इस तरह से हम वर्क रेट थ्योरम से निकालते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। एग्जांपल 10 पे आ जाओ। हाँ तो जो एग्जांपल 10 है वो आपका इस तरह से। एग्जांपल 10 में आपको ऐसा दिया हुआ है कि ये कोई इस तरह से हेमिस्फीयर कोई ट्रैक है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये फिक्स्ड फिक्स और सारे सरफेस और वर्टिकल से यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ अल्फा एंगल है ना। वर्टिकल से एंगल अल्फा एंगल पे हम ब्लॉक को रिलीज करते हैं और जब ये हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे पहुंचता है then it leaves the surface. It leaves the surface. है ना। ये आपने वर्टिकल से अल्फा एंगल से ब्लॉक को रिलीज किया, जब हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे पहुंचता है then it leaves the surface. Then find out relation between alpha and beta. Between alpha and beta. भाई अल्फा एंड बीटा में क्या रिलेशन है भैया आपको। है ना। वर्टिकल सर्किल का क्वेश्चन है, यहां से हमने रेजिस्टेंस को छोड़ा, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा ये सरफेस को छोड़ दो, तो अल्फा एंड बीटा में क्या रिलेशन।
Find out the relation between the alpha and beta. ना जब इसको रिलीज करेंगे ना, मैं स्टेप बताता हूँ, इसको रेस्ट रिलीज करेंगे, यहाँ पे ये सरफेस छोड़ देता है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे क्वेश्चन है, दो ही कांसेप्ट यूज होता है, वर्क में थ्योरम एंड सेंटीमीटर फोर्स। यहाँ पे एक वेट लग जाएगा, नॉर्मल तो हम 0 कर चुके हैं, तो वेट का जो कंपोनेंट होगा यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ भी हो जाएगी, तो वेट का कंपोनेंट जो होगा वही क्या प्रोवाइड करेगा इसको, सेंटीमीटर फोर्स। हाँ, वेट का जो कंपोनेंट होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीमीटर फोर्स। यहाँ पे वेट का कंपोनेंट हो जाएगा mg sin बीटा। तो हम बोलेंगे अगर नॉर्मल 0 है then mg sin बीटा will provide the necessary centripetal mg square by r आगे। और दूसरा हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो बॉटम बाय द वेट आ जाएगा, इतना डिस्प्लेसमेंट से नीचे आ गया ना, तो बॉटम बाय द वेट होगा वो आपका ये हो जाएगा mg r cos alpha माइनस r sin बीटा। भाई ये डिस्टेंस पूरी जो होगी r cos alpha हो जाएगी, और ये वाला डिस्टेंस r sin बीटा हो जाएगा, बॉटम बाय द वेट ही हो जाएगा, और बॉटम बाय द वेट किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। अब यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट करें, ना चेक करो क्या आपका आंसर आ रहा है, सेंटीमीटर फोर्स एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इससे सिर्फ अल्फा और बीटा में एक रिलेशन आ गया, अब वो रिलेशन आप आइडेंटिफाई करें। मेरे ख्याल से ये रिलेशन आ जाएगा 2 cos alpha is equal to 3 sin बीटा, है ना, क्या है ना, 2 cos alpha is equal to क्या आ जाएगा, तो ये आपका 3 sin बीटा। तो इज द रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। ये भी क्वेश्चन है काफी पॉपुलर, जिसमें कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या करते हैं, अप्लाई। ये हमने वर्क एनर्जी के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि बार-बार एग्जाम में आपसे पूछते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि हम ऐसी एक-एक घंटे की 2 क्लास लें। एक क्लास तो आपके उसमें शेड्यूल में लिख के आएगी, एक और मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा, जिसमें मैंने आज का बता दिया। ठीक है तो सर, टाइम टेबल का आप अटेंड कर लोगे, एक और क्लास करना, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना, चीजें थोड़ी सी वीक में दो होंगी ना, तो आप अच्छे से कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट, बाय बाय। थैंक यू सर।